नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। आज के हेडलाइंस हैं। भारतीय सेना अब स्वदेशी गरुड़ा 105 V2 को शामिल करने की योजना बना रही है। एमरेर ने भारतीय वायुसेना को अपने C390 एयरक्राफ्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने का ऑफर किया। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आई एक और बड़ी अपडेट। राफेल मरीन विमान पर लगेंगे भारतीय हथियार। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे और अब इन राफेल मरीन विमानों में भारत निर्मित हथियार प्रणालियों को लैस किया जाएगा, जिससे कि भारत की जो स्वदेशी रक्षा क्षमताएं हैं वो और बढ़ेंगी। जिन स्वदेशी हथियारों को राफेल मरीन में लगाया जाना है उनमें अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और इस अस्त्र मिसाइल के अलावा भारतीय नौसेना ब्रह्मोस NG, रुद्रम 1, रुद्रम 2 जैसे अन्य ताकतवर हथियार प्रणालियों को भी राफेल मरीन पे लगाने की बातचीत कर रही है। ये सिस्टम राफेल मरीन विमान को एक जबरदस्त मारक क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे कि ये फाइटर जेट हवाई और समुद्री दोनों तरीके की गतिविधियों में और ताकतवर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि HAL अब तेजस मार्क 2 के पहले प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को 2024 के अंत में रोल आउट करेगा, और HAL 5 और प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को रोल आउट करेगा, वो भी लगातार एक अंतराल के बाद, जो कि करीबन 8 महीने का है। यानी कि हर 8 महीने में एक प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 जो है उसे रोल आउट किया जाएगा, जिनमें से पहले 2 प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल फ्लाइट ट्रायल के लिए किया जाएगा, और तीसरे और चौथे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हथियारों के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जो कि केवल हथियार परीक्षण ही करेंगे। इसके अलावा जो 5वां और 6ठा प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 होगा, उसका इस्तेमाल वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा, जिसे कि भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी, और अगर इनमें शुरुआती कोई दिक्कत आती है तो उन्हें ठीक किया जाएगा इस एयरक्राफ्ट के फुल स्केल प्रोडक्शन से पहले। तो और HAL का मानना है कि वो ये सारे डेवलपमेंटल ट्रायल 2028 तक पूरा कर लेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब स्वदेशी गरुड़ा 105 V2 मोबाइल अल्ट्रा लाइट वेट आर्टिलरी सिस्टम को खरीदने की चर्चा कर रही है, जिसे कि कल्याणी ग्रुप ने तैयार किया है, जिसे कि कल्याणी ग्रुप ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार किया है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो गरुड़ा या फिर गरुड़ 105 V2 में हाइब्रिड रिकॉयल गन, जो कि 360 डिग्री फायरिंग क्षमता के साथ है, जो कि इसके वजन को न केवल कम करती है बल्कि इसकी गन के रिकॉयल फोर्स को भी कम करती है। आपको मैं बता दूं कि गरुड़ ने 2800 राउंड की फायर टेस्टिंग की है, जिसे कि हाई एल्टीट्यूड वातावरण में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना आप सब जानते हैं कि 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को शुरू कर चुकी है। ऐसे में अलग अलग विमान निर्माताओं से इंडियन एयरफोर्स को ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एमरेर ने एक और ऑफर भारत को दिया है, जिसमें उसने कहा है कि वो भारत को C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा, और साथ ही साथ इसके कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट से जुड़ी होगी। यही नहीं, एमरेर ने यह भी कहा है कि वो भारत में अपने C390 का डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों A400M और C390 इन दोनों के बीच में एक कड़ा कंपटीशन बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स किसे फाइनल करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि अर्जेंटीना को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना भारत के तेजस फाइटर जेट को लेना चाहता था, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि तेजस फाइटर जेट अब अर्जेंटीना नहीं लेगा। भारत ने पूरी तरीके से LCA तेजस के लिए लॉबिंग की थी अर्जेंटीना के साथ, लेकिन आखिरकार अर्जेंटीना ने 6 F-16 ब्लॉक 10 और 32 F-16 ब्लॉक 15 फाइटर जेट, जो कि $368.6 मिलियन के हैं, उन्हें खरीदने का फैसला कर दिया है। इसके लिए बाकायदा अर्जेंटीना ने अमेरिका के साथ थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी किया है, ताकि ये जो 38 यानी कि 38 सेकेंड हैंड F-16 फाइटर जेट्स हैं वो उसे डेनमार्क से ट्रांसफ़र हो सकें। और अब इस डील का नेक्स्ट स्टेप है इनकी डिलीवरी होना, यानी कि एक बार फिर से तेजस फाइटर जेट को झटका लगा है एक्सपोर्ट मार्केट में। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत का ये फाइटर जेट अर्जेंटीना ले, इसीलिए उसने डेनमार्क को इस चीज़ का अप्रूवल भी दिया कि वो अपने सेकेंड हैंड F-16 को अर्जेंटीना को दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने आज अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया, और दोस्तों वायुसेना के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने परेड का नेतृत्व किया, और भारतीय वायुसेना के विमानों से आसमान गूंज उठा।
और भारतीय वायुसेना को आज नया ध्वज भी मिला है। इंडियन एयरफोर्स का ये कदम नौसेना के द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को त्याग कर अपने ध्वज में बदलाव करने के 1 साल से अधिक समय के बाद आया और इस नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना का क्रेस्ट होगा। इसमें हिमालयन ईगल और अशोक स्तंभ को जोड़ा गया है। इसके अलावा रूसी मूल के MiG-21 फाइटर जेट ने इस वार्षिक वायुसेना दिवस परेड में आखिरी बार उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना इस विमान के यानी कि MiG-21 विमान के 3 स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है और इनकी जगह देश में विकसित तेजस मार्क 1A फाइटर जेट लेगा। 2025 तक MiG-21 पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट कई तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट को मिशन रेडी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट जिसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, लेकिन इस फाइटर जेट का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे कि मिशन तत्परता कहते हैं यानी कि मिशन रेडीनेस, उसकी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दोस्तों इस बात का खुलासा हुआ है कि ये एडवांस फाइटर जेट केवल 55% ही मिशन के लिए तैयार हैं, जो कि काफ़ी नीचे है। दरअसल ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि ठेकेदारों पर भारी निर्भरता, पूरी तरीके से पैसा ना मिल पाना, प्रशिक्षण की सख्त कमी और इसकी रिपेयरिंग के लिए तकनीकी डेटा और स्पेयर पार्ट्स की कमी आदि का होना इसका मुख्य कारण है। F-35 लाइटनिंग II के जिन हिस्सों की यानी कि जिन पार्ट्स की मरम्मत करनी है वो लगभग 2 गुना हो चुकी है और ये पार्ट्स करीबन 10,000 से अधिक हो चुके हैं। यानी कि F-35 फाइटर जेट में स्पेयर पार्ट की कमी और मरम्मत में देरी इस पूरे फाइटर जेट प्रोग्राम को परेशानी में डाल रही है। यहाँ पर एक बात और सामने आई है, क्योंकि अमेरिका अपनी वायुसेना के लिए करीबन 2,500 F-35 खरीदने की योजना बना चुका है, जिसकी लागत करीबन $1.7 ट्रिलियन है। यहाँ पर जो लॉकहीड मार्टिन है वो विमान के अधिकांश भाग का रखरखाव करता है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, जबकि पैरेट एंड विटनी इसके इंजन पार्ट को संभालते हैं। एक तरफ F-35 विमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ इनके लिए कोई डिपो रिपेयर फैसिलिटी स्थापित नहीं की गई है और ये स्थिति लगातार ऐसी चलती रही तो अमेरिका के F-35 प्रोग्राम को और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका की वायुसेना F-35 फ्लीट की ऑपरेशनल क्षमताओं को सबसे ज्यादा भी रखना चाहती है। तभी दोस्तों कहते हैं कि भारत F-35 क्यों नहीं खरीद रहा। खुद अमेरिका इस फाइटर जेट से परेशान हो चुका है। एक तरफ इनकी संख्या बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ इनके स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत या फिर इनकी ओवरहॉलिंग की सुविधा उसने नहीं कर रखी है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इजराइल ने अब जबरदस्त तरीके से बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद फेल कैसे हो गई। इस बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 5,000 से ज़्यादा रॉकेट हमास ने इजराइल के ऊपर अचानक से छोड़ दिए और ये बहुत बड़ा आतंकी हमला अब तक के इतिहास में इजराइल पर हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोसाद उस दौरान क्या कर रही थी, क्या उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था? इसीलिए यहाँ पर सवाल उठ रहा है। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके पीछे चीन की एक बड़ी साजिश है। इस हमले में कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये हमला एक सोच समझ कर किया गया। इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रही थी। और दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है कि इजराइल के सभी अलर्ट सिस्टम एक साथ काम करना बंद कर देते हैं? इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को कुछ भी नहीं पता चलता, ना उसको इस बारे में पता चला कि जमीन, हवा या समुद्र से हमला हो सकता है। बाकायदा ये जो आतंकी हमास के थे इन्हें पूरी ट्रेनिंग भी दी गई है और इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम्स को चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेअसर किया गया है। बता दें कि चीनी हैकर्स ने ये सारा काम किया है और पिछले कुछ सालों में यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और इजराइल के अलावा ताइवान पर चीनी हैकर्स ने जबरदस्त कार्रवाई की है और चीन के ये जो हैकर्स हैं वो बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि हैकर्स के पास आयरन डोम की भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आयरन डोम अब तक एक सबसे कारगर उपाय रहा है इजराइल के पास कि जब भी इस तरीके के रॉकेट्स आते थे हमास की तरफ से तो ये तुरंत अलर्ट मोड पर आकर उन्हें हवा में ही खत्म करना शुरू कर देते थे। लेकिन ये एक्टिव ही नहीं हो पाए। सोचिए दोस्तों, ये बात केवल इजराइल तक सीमित नहीं है। इस बात का अंदाज़ा दोस्तों आप भारत के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि भारत में भी चीनी हैकर्स ने कई साइबर अटैक किए हैं। लेकिन जब मामला दो देशों के बीच का आता है और जंग की स्थिति का आता है, खासकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे में दोस्तों इस तरीके के साइबर हमले चाइना भारत के खिलाफ भी कर सकता है, खासकर कि पाकिस्तान की सपोर्ट में। आप समझिए कि हमें पता भी ना चले और आतंकी हमारी सीमा के अंदर घुस जाए
हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दें। इसीलिए ये एक सोचने और विचार करने वाला विषय है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो का आदित्य L1 मिशन ठीक तरीके से काम कर रहा है और ये लगातार सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए इसमें कुछ सुधार भी किए गए थे और इसका ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर, जिसे कि TCM कहा जाता है, वो किया गया। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर L1 पॉइंट की परिक्रमा करेगा। यान अब तक पृथ्वी से 10 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है, यानी कि ये पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा चुका है। आपको बता दें कि आदित्य L1 का क्रूज फेज जनवरी 2024 के पहले हफ्ते तक यान के L1 कक्षा में पहुंचने पर पूरा होगा। तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।